नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएड आईडीडी इन स्पेशल एजुकेशन का फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की दूसरी यूनिट की सब यूनिट 2.3, जिसके अंतर्गत हमें बताया गया है हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफनेस एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट की मीनिंग, डेफिनेशन, कॉजेस इत्यादि। तो आइए देखते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफनेस एंड हार्ड ऑफ हियरिंग की मीनिंग क्या होती है। जिसमें हमें बताया गया है कि सुनने में किसी प्रकार का दोष होना, चाहे वह वंशानुगत हो, कान के भीतर किसी भी अंग के खराब होने से हो या वातावरणीय कारणों से हो, श्रवण दोष कहलाता है। अर्थात यदि हमारे सुनने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, वह आनुवंशिक हो या किसी दुर्घटनावश हो या वह जन्म से ही हो, बस सुनने में कठिनाई होगी तो वह श्रवण दोष कहलाता है। आइए देखते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसमें हमें बताया गया है कि श्रवण दोष का अर्थ है संवादात्मक रेंज की आवृत्तियों में बेहतर कान में 60 डेसिबल या उससे अधिक की हानि होना। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के शुद्ध कान में 60 डेसिबल या उससे अधिक की हानि होती है तो उस व्यक्ति को श्रवण दोष होता है। अब आइए देखते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसमें हमें बताया गया है नंबर ए, बधिर का अर्थ है दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 70 dB श्रवण हानि वाले व्यक्ति। अर्थात जिस व्यक्ति के दोनों कानों में 70 dB या उससे अधिक की श्रवण हानि होती है उस व्यक्ति को बधिर अर्थात डेफ व्यक्ति कहा जाता है। नंबर बी, सुनने में मुश्किल का अर्थ है दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 60 dB से 70 dB श्रवण हानि वाले व्यक्ति। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के दोनों कानों में 60 से 70 dB के बीच में श्रवण हानि होती है तो उसे या उस व्यक्ति को सुनने में मुश्किल होती है, उसको बधिर नहीं कहेंगे, उसको हार्ड ऑफ हियरिंग कहेंगे। अब हम देखते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के कॉजेज ऑफ हियरिंग लॉस, जिसमें हम 3 प्रकार के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर ए, प्रीनेटल अर्थात जन्म के पूर्व के कारण, यानी जिसमें हमारा नंबर 1 पर दिया हुआ है आनुवंशिकता, जिसमें बताया गया है कि 16 से 30% बधिर बच्चों में श्रवण दोष का कारण आनुवंशिकता होती है। ये बच्चे माता पिता से बहरेपन के जीन को ले आते हैं। अर्थात 16 से लेकर 30% जो बधिर बच्चे होते हैं उनकी बधिरांधता का कारण उनके माता पिता होते हैं, जो अपने माता पिता से ही बधिरांधता के जीन्स अपने अंदर ले आते हैं। नंबर 2, नशा। गर्भावस्था के दौरान यदि माँ नशा करती है तो बच्चे की श्रवण इंद्रियों में नुकसान हो सकता है, जिस वजह से भी हियरिंग लॉस हो सकता है। नंबर 3, रक्त असंगति। यदि माँ के सिस्टम में एंटीबॉडी विकासशील भ्रूण में कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं तो बहरापन और अन्य अक्षमताएं भी हो सकती हैं। अर्थात यदि माँ को किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी में विकास होने में समस्या होती है तो क्या होता है, कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिस कारण बहरापन या सुनने में अक्षमता हो सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2, पेरीनेटल या नेटल अर्थात जन्म के समय के कारण। आइए देखते हैं जन्म के समय के कौन कौन से कारण होते हैं जिस वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। नंबर 1 पर बताया गया है इसमें दवाएं, यानी कि गर्भावस्था के समय माँ के द्वारा दवाओं का अत्यधिक सेवन। यदि माँ गर्भ से है और दवाओं का अत्यधिक सेवन करती है तो भी हियरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, फोर्सेस डिलीवरी अर्थात ज़बरदस्ती प्रसव। यदि
बच्चे का ज़बरदस्ती प्रसव करवाया जाता है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। नंबर 3, गर्भावस्था के दौरान संक्रमण। कुछ मात्र संक्रमणों से शिशुओं में सुनवाई हानि हो सकती है, जैसे रूबेला, साइटोमेगलोवायरस, सिफिलिस आदि। इन कारण यदि ये संक्रमण जन्म के समय माता में होते हैं तो बच्चे में हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग लॉस हो सकता है। नंबर 4, हाइपोक्सिया। इसके अंतर्गत क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यदि जन्म के समय बच्चे को ऑक्सीजन की कमी होती है, उस कारण भी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, यदि बच्चे के रक्त में जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी होती है तब भी हियरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 5, जन्म के समय वजन कम होना। 1500 से 2500 ग्राम तक होना, अर्थात 1.5 किलो से 2.5 किलो तक बच्चे का वजन यदि जन्म के समय नहीं होता है तो बच्चे में अक्षमता हो सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 3, पोस्टनेटल, अर्थात जन्म के बाद के कारण। तो आइए देखते हैं जन्म के बाद के ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, जिसमें हमें नंबर 1 पर बताया गया है मेनिंजाइटिस, जिसमें हमें बताया गया है कि यह एक जीवाणु है जो भीतरी कान के संवेदनशील तंत्र को नष्ट कर सकता है, जिस वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। नंबर 2, चोट लगना। सिर में चोट या झटका लगने से श्रवण हानि हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को सिर में चोट लग जाती है या कान में किसी प्रकार की चोट लग जाती है और पर्दा फट जाता है या पर्दे में किसी प्रकार की हानि होती है तो उस व्यक्ति को हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। नंबर 3, टोक्सोप्लाज्मोसिस, यह एक वायरस के कारण होता है जो भ्रूण को प्रभावित करता है, जो सेंसरी न्यूरल, हियरिंग लॉस आदि लक्षण इसकी निशानी है। क्या बताया गया है कि यह एक प्रकार का वायरस है जो भ्रूण को प्रभावित करता है और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इसकी निशानी है। नंबर 4, कुछ अन्य रोग। कुछ अन्य बीमारियां जैसे इन्फ्लुएंजा, गले का संक्रमण, खसरा, कंठमाला, तपेदिक और बच्चों में खांसी, सुनने की क्षमता आदि, इन कारणों से भी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, अर्थात हियरिंग इम्पेयरमेंट के प्रकार, जिसमें हमें नंबर 1 पर बताया गया है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, अर्थात इसमें साउंड वेव को मस्तिष्क तक पहुंचने में दिक्कत होती है। यह मध्य कान में इन्फेक्शन, कान में छेद, मध्य कान की हड्डियों में दिक्कत के कारण होता है। हमारा जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है यह मध्य वाला जो हमारा कान होता है इसमें इन्फेक्शन हो जाने या पर्दे में छेद होने के कारण होता है। नंबर 2, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, अर्थात इसमें कान के भीतरी भाग में दिक्कत होती है, ध्वनि भीतरी भागों में प्रवेश करती है परंतु दिमाग को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। इसका कारण लंबे समय से बुखार, दिमागी चोट, अधिक शोर आदि होता है। अर्थात जब हमारे मस्तिष्क तक ध्वनि नहीं पहुंचती है तो हमारा शरीर रिएक्ट करने में असफल होता है। इसका कारण होता है यदि हमें काफ़ी लंबे समय से दिमागी बुखार हो या हमारे सर में किसी प्रकार की गंभीर चोट लग गई हो या अधिक शोर शराबे वाले माहौल में हम रहते हैं। इन कारणों से भी एक प्रकार की हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग लॉस होता है जिसे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। नंबर 3, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, जिसमें हमें बताया गया है ये अवस्था कंडक्टिव और सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस का मिश्रण होता है। अर्थात अभी तक हमने जो ऊपर 2 प्रकार पढ़े हियरिंग इम्पेयरमेंट के, यह मिक्स्ड हियरिंग लॉस उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नंबर 4, ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इस अवस्था में ध्वनि कानों तक तो पहुंच जाती है लेकिन भीतरी कान में हुए नुकसान के कारण ये ठीक तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती है और दिमाग तक नहीं पहुंच पाती है। अर्थात
भीतरी कान में हुई समस्या के कारण यह ध्वनि हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती है, तब इसे हम ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसमें हमें नंबर 1 पर बताया गया है गुडमैन्स के अनुसार व्यक्ति में 10 से 15 डेसिबल सामान्य हियरिंग क्षमता होती है। नंबर 2 मिनिमल हियरिंग लॉस, ऐसे व्यक्तियों में 16 से 25 डेसिबल श्रवण क्षमता होती है। नंबर 3 मिक्स्ड हियरिंग लॉस, इस अवस्था में सुनने की क्षमता 26 से 40 होती है। ये आमतौर पर पास की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन दूर की आवाज़ सुनने में इन्हें कठिनाई महसूस होती है। नंबर 4 मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट, इस अवस्था में सुनने की क्षमता 41 से 55 डेसिबल होती है। ऐसे में व्यक्ति मुश्किल से शांत वातावरण में ही सुन पाते हैं। इन्हें कई बातें सुनने में समझने में कठिनाई होती है। इन्हें हियरिंग एड्स की ज़रूरत होती है। नंबर 5 मॉडरेटली सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट, इस अवस्था में सुनने की क्षमता 56 से 70 डेसिबल होती है। ऐसे में व्यक्ति सुनने और समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस करता है। नंबर 6 सीवियर हियरिंग लॉस, इस अवस्था में सुनने की क्षमता 71 से 90 डेसिबल होती है। इसमें बहुत तेज़ ध्वनि सुन पाते हैं, धीमी ध्वनि नहीं सुन पाते हैं। हियरिंग एड्स कुछ हद तक मदद कर सकता है, अर्थात जिस व्यक्ति का हियरिंग लॉस सीवियर लेवल पर होता है उस व्यक्ति को बहुत ही तेज़ ध्वनि सुनाई पड़ती है और हियरिंग एड्स बहुत कम काम करता है इनके लिए। नंबर 4 प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, पूर्ण रूप से श्रवण बाधित लोगों की न सुन पाने की क्षमता 90 से ऊपर हो सकती है। इन्हें सुनने में दिक्कत होती है, लेकिन वाइब्रेशन के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। ये हियरिंग एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि इससे सहायता मिले। अर्थात प्रोफाउंड हियरिंग लॉस वाले व्यक्तियों में श्रवण बाधिता पूर्ण होती है। इन्हें 90 से ऊपर इनकी क्षमता 90 से ऊपर सुनने की होती है और हियरिंग एड्स का प्रयोग कर ज़रूरी नहीं है कि ये लोग सुन लें और ये लोग वाइब्रेशन को ही महसूस कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट मैनेजमेंट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, अर्थात अब हम लोग पढ़ेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट का प्रबंधन, जिसमें हमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है तो उस व्यक्ति के लिए या उस व्यक्ति की एजुकेशन के लिए या आइडियल एक्टिविटीज़ आदि के लिए हम किस प्रकार प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें हमें नंबर 1 पर बताया गया है प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप। यदि सही समय पर प्रारंभिक पहचान कर उचित हस्तक्षेप कर दिया जाए तो व्यक्ति का पुनर्वास हो सकता है या पुनर्वास में मदद हो सकती है। नंबर 2 शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन हेतु निम्न उपाय कर सकते हैं। नंबर 1 गृह आधारित कार्यक्रम अर्थात होम बेस्ड प्लानिंग, विशेष विद्यालय अर्थात स्पेशल स्कूल, एकीकृत विद्यालय अर्थात इंक्लूसिव स्कूल। नंबर 3 आवश्यक शिक्षण सामग्री सहायक यंत्रों का उपयोग, जिसमें नंबर 1 पर है ऑडियोमीटर, जिसका उपयोग बच्चे की सुनने की क्षमता का आकलन करने में किया जाता है। नंबर 2 स्पीच ट्रेनर। स्पीच ट्रेनर का उपयोग आमतौर पर श्रवण हानि से ग्रसित बच्चे की बोलने की क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है। नंबर श्रवण यंत्र, जिसमें हमें बताया गया है कि श्रवण यंत्र श्रवण हानि वाले बच्चों की अवशिष्ट सुनवाई में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण उपकरण है। नंबर 4 हमें बताया गया है श्रवण विधि, इसमें एक या दोनों हाथों का उपयोग होता है। वर्णमाला के लिए उंगलियों या हाथों की एक निश्चित स्थिति के साथ 2 हाथ वाले मैनुअल अक्षर एक पारंपरिक संकेत हैं। टोटल कम्युनिकेशन या प्रभावशाली बातचीत है सभी अनुकूलित विधियों, तरीकों और सामग्रियों को इंगित करता है। नंबर 6 स्पीच रीडिंग। वाक पठन में जो कहा जाता रहा है उसे समझने हेतु द्रव्य सूचनाओं का उपयोग शामिल है। सांकेतिक भाषा
इसमें शब्दों, भावनाओं और विचारों को संप्रेषित करने के लिए हाथों, चेहरे और भुजाओं का उपयोग किया जाता है। नंबर 8 फिंगर स्पेलिंग। नंबर 9 व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि।